एक कवि केवल अपने मन की बात नहीं बल्कि जन की बात को बढ़ाने का भरसक प्रयास करता है। वो अपनी साहित्यिक रचनाओं से सामाजिक सरोकार, रिश्ते नातों की तड़प और तपन, मानवता का चिंतन और समसामयिक विषयों पर गहन चिंतन और मनन को अपनी कलम के जरिए जन जन तक पहुंचाता है। इसी की एक वानगी है, कक्का के मरवे को दुखना, दुख है गैया अब को दुहिए, नैया बीच बवर में फंस गई ईश्वर जान। भंग घुरी कुयन कुयन में, भंग घुरी कुयन कुयन में, देखो तो इनकी चतुराई, रस्सी पोए रहे सुयन में। देखो तो इनकी चतुराई, रस्सी पोए रहे सुयन में। बहुत ही दाग दगीली कद्दई, बहुत ही दाग दगीली कद्दई, मैली चादर कैसे धोई है, ईश्वर जाने अब का हुई है, ईश्वर जाने अब का हुई है। जी हाँ, हम एक ऐसे जन कवि और व्यंगकार की बात कर रहे हैं जो जीवन पर्यंत एक जन कवि होने के साथ साथ सामाजिक शोधार्थी या कहें समाज शास्त्री के रूप में अपने आसपास के रिश्ते नातों में होने वाले उतराव चढ़ाव, शासन व्यवस्था की गतिविधियों, प्रकृति के सौंदर्य को काव्य में परोते रहे। तभी तो उनकी लेखनी में समंदर सा ठहराव और गहराई है, तो वहीं उनकी व्यंगों में एक जबरदस्त तीखापन और गहरा प्रभाव। बोली और भाषा के चयन की बात करें तो उन्होंने हिंदी में काव्य लिखकर तो नाम कमाया ही, साथ ही ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली जैसी लोक भाषाओं में कालजयी रचनाएं लिखी। आगरा को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले इस प्रखर मूर्धन्य कवि और व्यंगकार ने जब साहित्य जगत में भदावरी बोली में अपने व्यंग गीत लिखे तो मानो काव्य जगत में भदावरी बोली को अमरता ही दिलवा दी। काव्य में भदावरी के इस अनूठे प्रयोग को लगभग हर साहित्यकार और आगरा के आसपास के श्रोताओं ने जमकर सराहा। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भदावरी बोली में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अनेक प्रदेशों में जाकर काव्य पाठ किया, जिसे सुनकर वहां के साहित्य प्रेमियों ने भदावरी बोली की मिठास और उसके मनोविज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की। यूं तो प्रकाशित काव्य में इस कवि ने बांसों के वन और अंजुरीवर बाजरा जैसे अमर काव्य संग्रह लिखे, लेकिन श्रोताओं का जो अपनापन और प्यार हमारी बोली हमारे गीत से प्राप्त हुआ, उसने मानो उन्हें भदावरी बोली के अनन्य मनोविज्ञानी के रूप में स्थापित कर दिया। भारतीय दूरसंचार विभाग आगरा में कार्यरत रहते हुए भी साहित्य साधना में लीन इस काव्य योगी ने पत्रकारिता को भी काव्य की उन्नति में माध्यम के रूप में उपयोग किया। ये वो समय था जब इस काव्य योगी ने भारतीय दूरसंचार विभाग की विवरणिका नामक मासिक पत्रिका में विभागीय खबरों के साथ साथ साहित्य से ओतप्रोत विषय सामग्री को वरीयता दी। विवरणिका नामक इस पत्रिका के संपादक पद पर आसीन रहते विभाग में ही प्रत्येक वर्ष साहित्य संगम का उत्सव भी मनाया जाने लगा। ये हैं आगरा के मूर्धन्य जन कवि, जिन्हें विभिन्न संस्थानों ने उनकी साहित्य साधना के लिए दर्जनों सम्मान प्रदान किए। इनमें प्रमुख रूप से बाबू गुलाब राय सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान प्रमुख थे। सन 2015 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित समारोह में सम्मान प्राप्त होने के बाद उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए। हिंदी सेवा और दीर्घकालीन विशिष्ट साहित्य रचना के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साहित्य जगत में प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया। इससे आगरा ही नहीं बल्कि देश प्रदेश में भी इस भदावरी बोली के मनोविज्ञानी का प्रताप उषा काल में सूर्य रश्मियों के समान फैलता गया, जो आज भी अनेक कवियों को हौसला और नई राह प्रदान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भदावरी बोली के मनोविज्ञानी और जन कवि प्रताप। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ग्राम परा में 7 जनवरी 1932 को हुआ था। इनके पिता राधा चरण दीक्षित गांव में जमींदार हुआ करते थे। माता चंद्रिका देवी एक गृहिणी थी, लेकिन शिक्षा का महत्व समझने वाली थी। परा गांव में ही उनका बचपन बीता। इसके बाद उनकी मां श्रीमती चंद्रिका दीक्षित उनको लेकर इटावा आ गई। भरतरा में रहकर एसबी इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की।
इसी दौरान किशोरवय प्रताप कभी शिशुपाल सिंह शिशु के संपर्क में आए। वे शिशुपाल जी ही थे जिनके चरणों में बैठकर प्रताप जी ने काव्य की बारीकियां सीखी। वहाँ उदी मोड़ पर कवि थे शिशुपाल सिंह शिशु, उनके सानिध्य में आए और उनसे उन्होंने कविता की बारीकियां समझी और उनको वो अपना कविता सुनाते भी थे, जिससे वो बताते थे कि वो मेरी गलतियों पर कुछ टिप्पणी न करके उनको सुधार देते थे। और जहाँ तक उनके पहनावे का सवाल है तो कवि सम्मेलन गोष्ठियों में कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता उन्हें पहनना ज़्यादा पसंद आता था। ऐसे ही एक वाकया था कि वो सोम जी, वशिष्ठ जी, रंजन साहब, इन सब लोगों के साथ में जो वहाँ आगरा क्लब में गए थे। बाकी के लोग तो सब पैंट शर्ट और सूट वगैरह में थे, पिताजी हमारे धोती कुर्ते थे, तो उन्हें वहाँ पर रोक लिया गया। बोले अलाउ नहीं है, आगरा क्लब में आप इस तरह के कपड़े पहन के नहीं आ सकते, धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते हैं। तो पिताजी ने वहाँ पर अपना वो जबरदस्ती की, उन्होंने कहा मैं भारतीय संस्कृति में पला बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी लिबास में अपने ही घर में अपनों के बीच मैं दूसरी तरह के कपड़े पहन के क्यों जाऊँ। आयोजकों को बुलाया गया, तब जाके उनको वहाँ पर प्रवेश मिला। घर में किस तरह का साहित्यिक माहौल हुआ करता था? माताजी का किस तरह का उनका व्यवहार रहता था? घर की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब कोई हमारे घर नहीं आए हैं। अक्सर कर किसी ना किसी कवि का हमारे यहाँ आना, चाहे वो स्थानीय हो या बाहर से हो, उनकी हाजिरी जरूरी होती थी। नहीं तो पता पड़ा के पिताजी खुद ही चले जाते थे। बताइए, वो जो आप पूछ रहे थे घर का माहौल, तो उसमें ऐसा होता था कि जैसे कभी गोष्ठियाँ वगैरह चल रही हैं और आते आते रह रहे हैं, तो किसी रोज हम बच्चे ही बैठ जाते थे पापा जी की डायरियाँ ले लेके हैं। कोई बंधु जी बन जाता था, कोई सुभाषी जी बन जाता था, कोई सोम जी बन जाता था हैं। पापा जी बड़ा आनंद लेते थे उस समय का हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं रहती थी। रिश्ते नातों में व्याप्त स्वार्थ, लिप्तता और अवसरवादिता के चलते हम देखते हैं कि परिवार, मित्रता और नाते रिश्तेदारी में कोई किसी का शोषण करता है तो कोई विश्वासघात। दोनों एक जैसे मिल जाते हैं तो तगड़ा कलेश पैदा होता है। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रिश्तों को बचाने का प्रयास करते हैं और सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चा खेमनो पर अमल करता है। परिवार और रिश्तों के बीच इसी मनोविज्ञान और मर्म को समझकर कवि प्रताप दीक्षित ने अपनी रचनाओं में यथार्थ को कुछ इस प्रकार जीवंत किया है। बाहर युद्ध जीत कर लौटा पर अपनों से ही हार गया मैं, केवल उन्हें जीत देने को अपने मन को मार गया मैं। घातें सहकर भी चुप रहना ये मेरा अपनापन है, उनसे कैसा बैर, कुछ दिनों जो रह चुके हमारे साथ हैं। स्वर्गीय प्रताप दीक्षित एक बहुत ही सरल, सहज, सौम्य और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन जब इस समाज में व्याप्त मानवीय संघर्षों, रिश्तों की निष्ठुरता, मौका परस्ती और अनेक तरह की परेशानियों को देखते थे तो उनके कवि हृदय से व्यंग की ऐसे आक्रामक बाण निकलते थे जो सामाजिक बुराइयों, घर परिवार, समाज में व्याप्त कलेशों और व्याधियों से जलने वालों के मन को झकझोर देते थे। हम लोग व्यंग्य दूसरे विधा में लिखते हैं और अतुकांत लिख देते हैं और उसमें व्यंग्य कर देते हैं, लेकिन उनका जो व्यंग्य होता था वो गीत में होता था। ये गीत मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है, जिंदगी
कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है, एक और कुआं यहाँ एक और खाई है। जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है। चुगलखोर मौसम का जोरों पर धंधा है, चुगलखोर मौसम का जोरों पर धंधा है, लालची भविष्य और वर्तमान अंधा है। दागदार चूनर को ओढ़े है चांदनी और सूरज के अंग अंग पिती उछराई है। एक और कुआं यहाँ एक और खाई है, जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है। तो उनके प्रतीक बड़े जोरदार होते थे, वो प्रतीकों के माध्यम से बात करते थे और वो प्रतीक ऐसे होते थे जो अंदर तक संवेदनाओं को जगा देते थे और आदमी तिलमिला उठता था कि इन्होंने क्या कह दिया। तो कभी वो हंसता था तो कभी रोता था। जो श्रोता होता था वो उनके साथ ऐसा जुड़ाव होता था कि आज तक मैंने ऐसे किसी कवि का श्रोता के साथ जुड़ाव नहीं देखा। परिवार में टूटन हो जाती है तो उस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया। उसका भी उन्होंने ये कहा कि जिनके ऊपर काजर पारो, जिनके ऊपर काजर पारो तेई लय पनैया देखे, जिनके ऊपर काजर पारो बेई परे पिछैया देखे, और जिनको धरे फिरे कन्या में बेई लय पनैया देखे। तो इस तरीके की उनकी भाषा थी और बहुत ही अच्छा लिखते थे और बहुत ही अभिव्यक्ति उनकी बहुत अच्छी थी। राजनीति पर भी उन्होंने काफी बात। हाँ, राजनीति में उन्होंने लिखा कि तुम अपने को का समझत हो, तुम अपने को का समझत हो, कभी इते कबू उते तो कबू इते हो, ना जाने तुम किते किते हो, ना जाने तुम किते किते हो। आग परी है जरन लगत है, बहुत जात तुम जिते जिते हो, बेपैंदी के लोटा जैसे जाने कहाँ कहाँ लुढ़कत हो, जाने कहाँ कहाँ लुढ़कत हो, तुम अपने को का समझत हो। तो बड़ा स्पष्ट, उनको कोई डर नहीं था और बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही सिंपल कहना चाहिए, बहुत ही। जनता और सरकार के बीच में कोई गैप नहीं चाहते थे। वो लोकसभा को भी ग्रामीण परिवेश में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिखा था तौलो नाय बनेगी भैया, तौलो नाय बनेगी, लोकसभा गोबर माटी सो जौलो नाय लिपेगी भैया, तौलो नाय बनेगी। और घरेलू बातें भी उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी हैं। कभी विक्षुब्ध हो जाता है तो बिंदु से सिंधु बनाने के लिए घरेलू घटना को भी व्यापक फलक पर फैला देता है और वो बात सबके मन की बात हो जाती है। एक उनका घरेलू व्यंग्य देखिए, घर को बंटा ढार करायो लला तुम्हारी अम्मा ने, जी भरे हमको खूब सतायो लला तुम्हारी अम्मा ने। इसी प्रकार की और भी कई कविताएं हैं। साहित्यिक गंगा में कैसे हम स्नान करें, घाटों पर पंडों ने फैला दी काई है, जिंदगी कहाँ से हमें कहाँ खींच लाई है, एक और कुआं यहाँ एक और खाई है। अब तक हमने स्वर्गीय प्रताप दीक्षित की तीनों कृतियों का आंशिक सारांश आपके सामने रखा। अब हम आगरा में रहने वाले कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध कवियों, गीतकारों और उनके कुछ तात्कालीन श्रोताओं से जानते हैं कि वे आगरा के काव्य योगी और भदावरी बोली के मनोविज्ञानी रहे दिवंगत प्रताप दीक्षित के काव्य संग्रह को अपनी साहित्यिक दृष्टि से कैसे देखते हैं और स्वर्गीय प्रताप दीक्षित जी की वो कौन सी रचनाएं हैं जो आज भी याद आती हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कि मंच हो या आम जीवन, वे अपने संगी साथियों, अनुजों, वरिष्ठों और श्रोताओं के साथ कैसा रिश्ता रखते थे। एक तरीके से आनंदवादी कवि थे। कविता जब तक कोई मन को रंजन न करे तब तक कविता नहीं है। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में उनका बड़ा हाथ है। अगर वो कविता को अप्रिशिएट नहीं करते तो शायद जो मैं हो गया हूँ वो ना हो पाता, लेकिन जो हो गया हूँ वो ठीक है और मैं बड़े भाई की तरह से हमेशा मानता रहा और वो मुझे एक बड़े भाई की तरह से आशीर्वाद भी देते रहे और बहुत ही प्रसन्न बदन रहते थे, चिंता नहीं करते थे, किसी की चिंता नहीं, जो होना है तो हो जाएगा।
ऐसे का नागरी पुचारणी ये आगरे का हृदय स्थल है, इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का आदमी, अगर उनका चित्र लग रहा है नागरी पुचारणी में, अगर उनकी एक शताब्दी मनाई जा रही है, तो उस सब में मेरा सहयोग रहेगा और मैं उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, और जो मैं जिस प्रकार का सहयोग मांगा जाएगा उसे देने के लिए तैयार हूँ। जब उनकी तबीयत खराब हो गई और वो व्हील चेयर पे आ गए, तब भी वो आते थे और व्हील चेयर पे बैठ के ही अपनी कविताओं का, अपनी बात संस्मरणों का वो पाठ करते थे। जिन कविताओं की हम लोग बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, उनके प्रेमी हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, और मुझको तो बहुत ही प्यार करते, स्नेह देते थे, और बल्कि इतनी ज़्यादा नम्रता थी कि वो मुझे असहज लगता था कि वो इतने बड़े हैं और मुझे इतना ज़्यादा मेरा आदर करते थे, जबकि मुझे उनका आदर करना चाहिए और मैं करता था। एक महात्मा जी उनके घर आते थे रावली में, जब वो रहते थे तो मैं भी उन्हीं के यहाँ रावली में रहता था। तो एक महात्मा जी उनको अक्सर जब भी उन्हें याद आती थी, उघारे रहते थे, कोई कपड़े नहीं पहनते थे, तो योगी थे वो, तो उनकी कविताएं सुनने और उनसे बातचीत करने के लिए अक्सर आते थे। तो एक दिन हम भी बैठे हुए थे, उस समय वो आ गए और उनसे बातें करने लगे, और ये बात हुई कि प्रताप दीक्षित जी कुछ और हमें नई रचनाएं सुनाइए। तो प्रताप दीक्षित ने अपना अच्छा मूड बनाने के लिए वो तम्बाकू को वो करते थे ना, तम्बाकू रगड़ते थे चूना से, तो चूना से तम्बाकू रगड़ के और उसमें ऐसे हाथ से ऐसे फटकार लगा दी, तो वो जो उसकी धूल निकली वो महात्मा जी की नाक में चली गई। महात्मा जी बहुत नाराज़ हुए, बोले अब नहीं, अब तो मैं जाऊँगा और अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं तुम्हारी कविता सुनने आया था। नहीं तो प्रताप दीक्षित ने कहा ये गलती से हो गया, अब आप कुछ इसका समाधान बता दीजिए। तो बोले एक ही समाधान है, 100 ग्राम नीचे से वो खोआ मंगाओ, हाँ उसमें मीठा नहीं होना चाहिए, रबड़ी नहीं, खोआ मंगाओ, पहले वो खाऊंगा तब देखता हूँ मूड बनता है कि नहीं बनता। तो उन्होंने 100 ग्राम खोआ मंगाया, तो उन्होंने खाया तो उनका मूड बन गया, और फिर उनकी रचनाएं सुनी। स्नेह प्यार आपको मिला? खूब उनका स्नेह, खूब प्यार मिला है। और वो आमोदालय में जो डाकघर का एक वो है जिसमें काव्य गोष्ठियाँ होती थी, आमोदालय, उसमें वो अक्सर हम कवियों को बुलाया करते थे, तो वहाँ भी उनका खूब सानिध्य मिला, पैसे भी अच्छे दिलवाते थे। चूँकि 7 जनवरी 2026 को स्वर्गीय श्री प्रताप दीक्षित जी का जन्म दिवस है, जयंती है, जिसको लेकर नागरी पुचारणी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। बहुत अच्छे थे और बहुत सुंदर लिखते हुए, सब कुछ भी लिखते थे, और बहुत सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो आधुनिक जो कविता है और जो आजकल विशेष रूप से लिखी, उसका वो वर्णन करते थे। सर, एक उनके भदावरी शैली की लेकर काफ़ी चर्चाएं तब भी होती थी और आज भी जब कभी चर्चा होती है। माई बोली हमारे गीत, हाँ, काफ़ी सुंदर रचना थी, उन्हीं का था जी, बहुत सुंदर था जी। अच्छा, मैं आगे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे संस्मरण जो उनके साथ में आपने बिताए थे, चाहे मंच शेयर का हो या कुछ। सुना जाता था कि आप लोगों के लिए काफ़ी ये था कि अच्छी दोस्ती भी थी, हालांकि आपसे थोड़ा सीनियर थे वो। कहा जाता था कि आप एक बार उन्हें उनके घर छोड़ के आते थे और फिर वो आपको यहाँ छोड़ कर जाते थे। वो क्या किस्सा था सर, थोड़ा बताएं। ऐसा था कि मेरे पास वो भी आते थे और दो घंटे एक बार मैं आता था, वहाँ यहाँ आते थे, इस तरह से हमारा समझ रहती था। तो मुझे लग रहा है एक बहाना चाहिए था आपको कि साहित्य चर्चा हो जाए और थोड़ा कोई नया गीत या कोई रचना निकल आए, कुछ इस तरह का था। चित्रकार के मेरे बड़े आध्यात्म थे और वो बहुत सुंदर गाया, उन्होंने लिखा पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे लिखते थे। तो ठीक है सर, ये हमारे साथ में सोम ठाकुर जी थे, इन्होंने बताया प्रताप दीक्षित जी के बारे में। और अब 7 जनवरी 2026 को हम फिर से मुलाकात करते हैं इनसे, जब प्रताप दीक्षित जी की एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा।
मैं गणतंत्र की आवाज़ के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, आगरा से। पंडित प्रताप नारायण दीक्षित आगरा के वरिष्ठ और श्रेष्ठ व्यंग्य कवि थे। उन्होंने अपने जीवन में सामान्य जनता की समझ में आने वाली भाषा में अनेकानेक रचनाएं की और मंच पर लोग उन्हें बड़े उत्साह और प्यार से सुनते थे। उन्होंने जो भी लिखा है जीवन से संबंधित लिखा है और जीवन से संबंधित अनुभूतियां ही उन्होंने समाज को अपनी कविता के माध्यम से सौंपी हैं। तो जिस चित्र को लगाने की आपने जिक्र की है नागरिक पिछाड़ी सभा में, वह चित्र भी डॉक्टर राजकुमार रंजन के अथक प्रयासों से और प्रिय राजेश दीक्षित के सहयोग से ये चित्र लगाया जाएगा। 7 तारीख को उनका जन्मदिन पड़ता है, जयंती पड़ती है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह चित्र, प्रताप जी का यह चित्र आगरा के और देश के मूर्धन्य साहित्यकारों के चित्रों के बीच में सुशोभित होगा। ये हम सब का और आगरा का सौभाग्य है। ब्रज की भूमि से ही जन्मे ऐसे महान मूर्धन्य साहित्यकार पंडित प्रताप दीक्षित जी का तेल चित्र का अनावरण और एक हिंदी पर बड़ी सभा, एक ऐसा देश को मैसेज देना कि कोई भी देश किसी दूसरे की भाषा में विकसित नहीं हो सकता। इस तरह की जो हस्तियां, प्रताप दीक्षित जैसी हस्तियां, रंजन जी जैसी हस्तियां जो आगरा में रही हैं और हिंदी पर कार्य कर रही हैं, और हिंदी का संवर्धन कैसे हो, और ऐसी जो महान आत्माएं जिन्होंने साहित्य की सेवा की है उनको किस रूप में हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, किस रूप में उनका स्मरण कर सकते हैं, किस रूप में याद कर सकते हैं, ये 7 जनवरी को यहाँ होने जा रहा है। व्यक्तित्व वह बहुत ही उच्च कोटि का था। अब वो जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं उसमें मैं जो है पूर्ण रूप से एक समय दे करके और चित्रारोपण जो किया जा रहा है जी, नागरिक पिछाड़नी में एक चित्र का अनावरण होगा, चित्र लगाया जाएगा। उसकी बड़ी खुशी है मुझे। है क्या है, चित्र अच्छा ढंग से है क्या बनाया जाए और उनका व्यक्तित्व है क्या है जिससे उजागर हो। सबसे पहले मैं स्वर्गीय प्रताप दीक्षित जी को नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी जो यश काया है वो अभी जीवित है, शेष है। इसलिए आज भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसमें दीक्षित जी आए थे और जब वो कविता पाठ कर रहे थे, कविता पाठ के दौरान कुछ कवि बातचीत करने लगे तो उन्होंने तुरंत कुछ पंक्तियां बनाई और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत की। तो उन श्रोताओं में मैं भी बैठा हुआ था। मैं उस समय कविता नहीं लिखता था। उन्होंने कहा कि मेरी ही कविता पर ये संघात कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते थे वो, मेरी ही कविता पर ये संघात कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ गीत और ये बात कर रहे हैं। इतना उनका कहना था कि पूरा सदन ठाकों से गूंज गया। और जो प्रताप दीक्षित जी ने उस दिन जो कविताएं सुनाई आज भी मेरे हृदय पटल पर अंकित हैं। मैं उनको आज तक भूल नहीं पाया हूँ। उसके बाद मैं जब आगरा आया पढ़ने के लिए तो मेरा उनसे परिचय पहले से चूँकि था ही, तो मैं जब रहा करता था, यहाँ पर आया करता था, तो उन्होंने अपने कमरे में मुझे रखा और मैंने वहाँ से एमए किया। तो उनका सानिध्य मुझे उसी समय से मिल गया था और फिर हजारों कवि सम्मेलन उनके साथ किए। और वो ऐसी शख्सियत थे जो बड़े स्पष्टवादी थे, उनको डर किसी का नहीं था। जो कहा सामने कहा और पीछे कुछ नहीं। जो उनको शत्रु समझते थे उनको भी वे मित्र बना लिया करते थे, क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं था किसी के प्रति। तो ऐसी शख्सियत उनके साथ मेरा सानिध्य रहा। मैं वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने तमाम रचनाएं उनकी पढ़ी, तो मैं ही नहीं बल्कि पूरा आगरा और आगरा से बाहर उनका व्यंग्य के क्षेत्र में नाम था। वो व्यंग्य गीतकार थे, क्योंकि व्यंग्य
तमाम लोग व्यंग्य दूसरे विधा में लिखते हैं और अतुकांत लिख देते हैं और उसमें व्यंग्य कर देते हैं, लेकिन उनका जो व्यंग्य होता था वो गीत में होता था। ये गीत मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है, जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है, एक और कुआं यहाँ एक और खाई है, जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है। चुगलखोर मौसम का जोरों पर धंधा है, चुगलखोर मौसम का जोरों पर धंधा है, लालची भविष्य और वर्तमान अंधा है। दागदार चूनर को ओढ़े है चांदनी और सूरज के अंग अंग पिती उछराई है, एक और कुआं यहाँ एक और खाई है, जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें खींच लाई है। तो उनके प्रतीक बड़े जोरदार होते थे, वो प्रतीकों के माध्यम से बात करते थे और वो प्रतीक ऐसे होते थे जो अंदर तक संवेदनाओं को जगा देते थे और आदमी तिलमिला उठता था कि इन्होंने क्या कह दिया। तो कभी वो हंसता था तो कभी रोता था। जो श्रोता होता था वो उनके साथ ऐसा जुड़ाव होता था कि आज तक मैंने ऐसे किसी कवि का श्रोता के साथ जुड़ाव नहीं देखा। भंग घुरी कुइयन कुइयन में, भंग घुरी कुइयन कुइयन में, देखो तो इनकी चतुराई, रस्सी पोए रहे सुइयन में, देखो तो इनकी चतुराई, रस्सी पोए रहे सुइयन में, बहुत ही दाग दगीली कद्दई, बहुत ही दाग दगीली कद्दई, मैली चादर कैसे धोई है, ईसुत जाने अब का हुई है, ईसुत जाने अब का हुई है। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे और वो अंदर तक जाती थी। अब और एक बात ये भी कही, जैसे परिवार में टूटन हो जाती है तो उस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया। उसका भी उन्होंने ये कहा कि जिनके ऊपर काजर पारो, जिनके ऊपर काजर पारो, तेई लय पनैया देखे, जिनके ऊपर काजर पारो बेई बेई परे पिछैया देखे, और जिनको धरे फिरे कन्या में बेई लय पनैया देखे। तो इस तरीके की उनकी भाषा थी और बहुत ही अच्छा लिखते थे और बहुत ही अभिव्यक्ति उनकी बहुत अच्छी थी। राजनीति पर भी उन्होंने काफी बात। हाँ, राजनीति में उन्होंने लिखा कि तुम अपने को का समझत हो, तुम अपने को का समझत हो, कभी इते कबू उते तो कबू इते हो, ना जाने तुम किते किते हो, ना जाने तुम किते किते हो, आग परी है जरन लगत है, बहुत जात तुम जिते जिते हो, बेपैंदी के लोटा जैसे जाने कहाँ कहाँ लुढ़कत हो, जाने कहाँ कहाँ लुढ़कत हो, तुम अपने को क्या समझत हो। तो बड़ा स्पष्ट, उनको कोई डर नहीं था और बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही सिंपल कहना चाहिए, बहुत ही साधारण थे और वो रहते भी बड़े साधारण थे। धोती और कुर्ता पहनते थे और जब भी जाते थे तो वो ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई कवि आ रहा है। और उनका जो संस्कार था, बहुत संस्कारवान थे और उनके सानिध्य में जो भी रहा वो ही संस्कारवान हो गया, ऐसा उनका प्रभाव था। कि वो कहते हैं कि तरवर सहमे सहमे से हैं, तरवर सहमे सहमे से हैं, तूफानों की आहट से, और पूरा मधुवन कांप रहा है माली की मनमानी से, पूरा मधुवन कांप रहा है माली की मनमानी से। तो ये जो पर्यावरण का जो किस्सा है वो भी इसमें ध्वनित होता है। जो पर्यावरण हमने ख़त्म कर दिया है, चाहे राजनीतिक पर्यावरण हो और चाहे पारिवारिक पर्यावरण हो, सामाजिक पर्यावरण हो, वो जो ध्वंस होता जा रहा है उसका बहुत अच्छी शैली में उन्होंने इस संकल्प में प्रयोग किया है। तो वो कहते थे कि अगर पार करनी है तुमको ये धारा, अगर पार करनी है तुमको ये धारा, भुजाओं का लेना पड़ेगा सहारा। अगर पार करनी है, अरे अपने बल पर आप कुछ होके बनिए। अगर पार करनी है तुमको ये धारा, भुजाओं का लेना पड़ेगा सहारा। नदी का महाअंत पाने को प्यारे,
कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। इस प्रकार की उनकी जो कविताएं हैं वो प्रेरणा देने वाली कविताएं थी, जीवन को जीने वाली कविताएं थी। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और बहुत याद करता हूँ। खेत खलियान मेण, झरबेरियां, कौआ, दूध बताशा, गैया, भैंसियां, सूप फटकना, पोहिन को चारो, कलेऊ और सूप जैसे ग्रामीण अंचल के शब्दों का काव्य में इस्तेमाल कर भारतीय ग्रामीण जीवन के विराट और वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने वाले सच्चे अर्थों में साहित्य साधक, काव्य योगी और जन कवि स्वर्गीय प्रताप दीक्षित को गणतंत्र की आवाज समाचार की संपूर्ण टीम की ओर से सादर श्रद्धा सर्वविदित है। जो लगे हैं आज पीले पात कल नहीं होंगे, आज तो हम हैं तुम्हारे साथ कल नहीं होंगे। देख लेना जो तुम्हारे शीश पर ये रखे हैं हाथ कल नहीं होंगे, आज तो हम हैं तुम्हारे साथ कल नहीं होंगे।